हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना। और थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, वो न्यू टॉपिक है एंड दैट इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी हमारा मेन टॉपिक है बेटा, लेकिन एंट्रोपी समझने से पहले कुछ चीजें आप लोगों ने समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है बेटा, या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? Those process which can takes place by itself or by initiation are known as spontaneous process. ऐसी प्रोसेस जो या तो अपने आप से होती हैं या फिर उन्हें थोड़ा सा इनिशिएशन देना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप हो जाती हैं। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगी? दोज प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस बाय itself और बाय इनिशिएशन। उन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। दोज प्रोसेस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कूल बॉडी या कोल्ड बॉडी। ठीक है, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को अगर हम टच कर दें तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो कोल्ड बॉडी होती है वो भी क्या होती है, थोड़ा सा गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट अपने आप क्या होता है, हॉट बॉडी से कहाँ चले जाता है? कोल्ड बॉडी की तरफ चले जाता है। सिमिलरली, अगर आपका वाटर है, वाटर अगर कहीं पे आपका क्या हुआ है, गिर गया है, तो वो कहाँ की तरफ अपने आप जाने लगेगा? जहां की तरफ आपका डाउन होगा। अपने आप ये प्रोसेस हो रही है ना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, हम नहीं करा रहे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमने तो क्या किया, सिंपली एक हीट हॉट बॉडी ली, एक कोल्ड बॉडी ली, दोनों को टच कर दिया, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ हीट अपने आप कहां से हुआ? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। दैट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर बाय इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या हुआ, पानी ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी क्या हो गई हमारी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, पत्थर अपने आप ऊपर से नीचे गिरा, दैट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो भी हमारी क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। ठीक है, अब देखो उसको थोड़ा सा इनिशिएशन की जरूरत होती है, स्टार्टिंग की एक इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत होती है, और जैसे ही उसे वो टेम्परेचर मिल जाता है उसके बाद वो अपने आप जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सिमिलरली आपका बर्निंग ऑफ मीथेन या ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन भी हमारा क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें आपका एक इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हमारा क्या हो गया? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप होता है। ठीक है, या फिर बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन इसको लिटिल बिट किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। इतना क्लियर हो बेटा? ठीक है, अब यहीं पे हमारे आती है क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। ना ही वो अपने आप होंगे और ना ही इनिशिएशन, थोड़ा सा इनिशिएट करें और उसके बाद वो होने लग जाए, ये भी वहां पे नहीं होगा। सो ऐसी प्रोसेस विच कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, उन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे पानी का ऊपर की तरफ आना। ठीक है, पानी का ऊपर की तरफ आना, हम मान लो क्या करें, एक फोर्स से पानी को ऊपर की तरफ फेंके। ठीक है, तो वो ऊपर को ही नहीं जाता रहेगा बेटा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके वो क्या होगा? नीचे की तरफ वापस गिर जाएगा। तो मैंने इनिशिएट तो किया, एक फोर्स लगा के क्या किया? इनिशिएट किया, उसको ऊपर फेंका।
ठीक है, वो इनिशिएशन मैंने दिया, लेकिन उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो वापस से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी पॉसिबल है, अपने आप नहीं हो सकता, ना ही इनिशिएशन से हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफर हमेशा हीट का कहां से कहां की तरफ होगा, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो ना ही खुद से होती है और ना ही इनिशिएशन से होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब कुछ प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, कुछ प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, तो इसका जो रीजन है बेटा वो है ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। सो ड्राइविंग फोर्स क्या है, अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट फोर्स इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स। सो इट इज अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स। तो ये क्या है, अ फोर्स which is responsible for the spontaneity of a process। एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस ड्राइविंग फोर्स का नेचर कैसा होगा, इस ड्राइविंग फोर्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो पहला जो नेचर होगा इसका बेटा वो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो फोर्स है जो किसी भी प्रोसेस को क्या बनाता है, स्पॉन्टेनियस बनाता है। ऐसा फोर्स जो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। अब इस ड्राइविंग फोर्स का नेचर कैसा होता है, सबसे पहला आएगा टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी। देखो बेटा, साइंस में पहले से ही एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या है, अपोजिट रिलेशन है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी केमिस्ट्री में वो चीज उतनी ही अनस्टेबल होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी वो थिंग उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें अगर क्या हो रहा है, वाइल द रिएक्शन, वाइल द प्रोसेस होते समय अगर एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, अगर एनर्जी कम हो रही है तो वहां पे जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाएगा, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा। ठीक है, एनर्जी अगर हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, दो बॉडी है, दो बॉडी में ट्रांसफर हीट का कहां से हो रहा है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जब हीट का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जो हॉट बॉडी है उसमें हीट का कंटेंट धीरे 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 क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी उसकी एनर्जी कम होने लगेगी। एनर्जी कम होने लगेगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि फोर्स क्या करेगा, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने का काम करेगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज मैंने कहा कि पानी है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, या कोई पत्थर है, पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है। मान लो पत्थर इस हाइट में है तो उसकी क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो जैसे 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 नीचे की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 क्या होती रहेगी, कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब वो जो फोर्स है वो उसको क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए मजबूर कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है वो चीज। ठीक है, वो कह रहा है कि यस एनर्जी कम हो रही है तो आप स्टेबल हो रहे हो, तो आप ये प्रोसेस को अपने आप से कर। ठीक है, सिमिलरली दूसरी चीज यहां पे कहा मैंने, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड कहूं या फिर मैं कंबशन ऑफ मीथेन कहूं, तो इनके केस में जो डेल्टा एच है, यानी जो एनर्जी चेंज है, ठीक है, एनर्जी चेंज की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आती है हमारी, नेगेटिव आती है।
ठीक है। अगर मैं बर्निंग ऑफ वुड की बात कहूँ या फिर कंबशन ऑफ मीथेन की बात कहूँ तो इसके केस में जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच की वैल्यू मेरी क्या आती है, डेल्टा एच की वैल्यू मेरी आती है नेगेटिव। अब डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी होगा हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये वैल्यू मेरी कब नेगेटिव आएगी बेटा, जब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी जब रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो मतलब वो रिएक्टेंट से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो अगर आपका क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो कम हो रही है, तो जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाएगा, यानी अपने आप चलने वाला बनाएगा। तो एनर्जी अगर आपकी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, व्हाइल द रिएक्शन प्रोसेस होते समय अगर एनर्जी कम हो रही है तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा फोर्स क्रिएट करेगा जो प्रोसेस को क्या बना देगा, स्पॉन्टेनियस बना देगा। एंड दैट फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स। वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं, एक्सेप्शंस भी आते हैं। ठीक है, अब वो एक्सेप्शन क्या है, बहुत सारी हमारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन उनके केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो H2O सॉलिड है, ठीक है, जब वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, पॉजिटिव। यानी आइस आपका जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन आइस वाटर में अपने आप कन्वर्ट होता है ना, ठीक है, आप आइस को क्या कर दो, ऐसे बाहर रख दो, वो धीरे धीरे अपने आप किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका H2O अगर लिक्विड है, वो अगर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, हमारी पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये वैल्यू तब भी पॉजिटिव आती है जैसे आपका क्या है, पानी फैला हुआ है, वो अपने आप इवेपोरेट हो गया, अपने आप इवेपोरेट हो गया, यानी अपने आप वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है प्रोसेस में, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स को क्या करना चाहिए, इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को होने से रोकना चाहिए। यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो क्यों होती है, क्लियर। अब कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, 0, वो भी स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड है। ये जब एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे इथाइल एसिटेट बनता है, CH3COOC2H5 प्लस H2। ठीक है, एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज 0। यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होती है, डेल्टा एच की 0। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ना ही बढ़ रही है, एनर्जी ना ही कम हो रही है, यानी स्टेबिलिटी का कहा यहाँ कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो ना एनर्जी बढ़ रही है ना एनर्जी कम हो रही है, तो रिएक्शन जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन क्यों हो रही है। कुछ हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस भी क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus I2 it gives 2HI। ठीक है, और HI 2HI it gives H2 plus I2। दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब H2 और I2 मिलके HI बनाए, ये भी स्पॉन्टेनियस है, और HI जो है वो डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, H2 और I2 बना रहा है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे आती है पॉजिटिव। ठीक है, और इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या आती है, नेगेटिव। तो ये वाली चीज तो समझ में आती है, ठीक है, कि इसके केस में तो क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन मेरी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन रिवर्स क्यों हो जाती है।
ठीक है, ये रिएक्शन हमारी रिवर्स क्यों हो जाती है जबकि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि आपका जो एनर्जी है वो ही सिर्फ आपका स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन नहीं करती है, कोई और फैक्टर भी है जो कि ड्राइविंग फोर्स को क्या बनाता है, स्पॉन्टेनियस बनाता है। ठीक है, और वो जो है दूसरी थिंग वो है आपका डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। ठीक है, तो जो दूसरा नेचर है आपका किसका, ड्राइविंग फोर्स का, वो नेचर क्या है बेटा, वो नेचर है आपका टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है, तो पहला जो नेचर है वो तो क्या है, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी, यानी एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा है टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, मतलब डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपका क्या कहा था कि जो ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ये जो डेल्टा एच है ये तो इसको अपोज कर रहा है कि भाई नहीं, इसने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, तो जब आपका सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इधर उधर घूमना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है इसीलिए वो रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। क्लियर, सेम केस यहाँ पे भी आया। ठीक है, जो आपका लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। गैशियस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जब लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल और दूर गए, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हुआ, जिसकी वजह से वो फ्री हो गए मूव करने के लिए, वो इधर उधर मूव करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ा, डिसऑर्डरनेस बढ़ा, और रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपका एक फोर्स जनरेट हुआ, जिस फोर्स ने रिएक्शन को क्या बना दिया, स्पॉन्टेनियस बना दिया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो नेचर हैं, ये दो नेचर डिसाइड करते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो फोर्स रिएक्शन को क्या बनाएगा, स्पॉन्टेनियस बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। ठीक है, और वो कैसे डिसाइड करते हैं आइए देखते हैं। मान लो हमारी एक प्रोसेस है जिसमें ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ए हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ई यहाँ पे क्या है, मान लो आपका टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी, ठीक है। आर हमारा क्या है यहाँ पे, टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, और डी हमारा मान लो क्या है, ड्राइविंग फोर्स। डी हमारा क्या है यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स। अब फर्स्ट केस मान लो, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारा, जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी भी कम हो रही है, रैंडमनेस भी बढ़ रही है, यानी जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी कम हो रही है और रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ रही है तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी दोनों कहाँ की तरफ उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट की साइड। तो जो ड्राइविंग फोर्स आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, आगे की तरफ, तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी, यानी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब मान लो जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, कम हो रही है। ठीक है, और जो रैंडमनेस है वो भी कम हो रहा है, मतलब जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो डिसऑर्डरनेस भी क्या हो गई, कम हो गई। डिसऑर्डरनेस कम होगी तो वो अपोज करेगी,
वो कहेगा डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है तो आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन एनर्जी क्या कह रही है कि एनर्जी कम हो रही है तो आप आगे जा सकते हैं। अब क्योंकि जो एनर्जी है वो डोमिनेट कर रही है किससे, रैंडमनेस से, तो ड्राइविंग फोर्स भी कहाँ की तरफ जाएगा, आगे की तरफ, यानी रिएक्शन तब भी क्या होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस। मतलब जो आपका रैंडमनेस है वो तो इसको अपोज कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी का फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। थर्ड प्रोसेस, एनर्जी इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, लेकिन रैंडमनेस इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और रैंडमनेस डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, तो ड्राइविंग फोर्स भी कहाँ आएगा आपका, स्पॉन्टेनियस की तरफ। ठीक है, यानी कि रिएक्शन कब कब केस में स्पॉन्टेनियस हो सकती है, दोनों सपोर्ट करेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, एक सपोर्ट एक अपोज कर रहा है, लेकिन जो सपोर्टिव है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो भी रिएक्शन हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, दूसरा केस, जो आपका एनर्जी है वो भी अपोज कर रहा है और जो रैंडमनेस है वो भी अपोज कर रहा है, तो आपका जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप नहीं होगी। ठीक है, मान लो एनर्जी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिसऑर्डरनेस अपोज कर रहा है, और अपोज जो हो रहा है यहाँ पे वो डोमिनेटिव है, तो भी ये क्या होगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एनर्जी अपोज कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या कर, सॉरी रैंडमनेस क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो अपोज वाला फैक्टर है वो डोमिनेटिव है, तो ड्राइविंग फोर्स भी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, यानी रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर अगर उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है और वो डोमिनेटिव है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर दोनों अपोज कर रहे हैं फिर तो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी है, लेकिन एक सपोर्ट कर रहा है एक अपोज कर रहा है, और अपोज जो कर रहा है वो डोमिनेट कर जा रहा है, तो भी रिएक्शन हमारी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस आएगा आपका, जो एनर्जी फैक्टर है वो सपोर्ट कर रहा है और जो रैंडमनेस फैक्टर है वो अपोज कर रहा है, और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, जितना एनर्जी सपोर्ट कर रहा है उतना ही रैंडमनेस अपोज कर रहा है, या फिर जितना एनर्जी अपोज कर रहा है उतना ही रैंडमनेस क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों के केस में जो प्रोसेस होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी, यानी प्रोसेस हमारी क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ठीक है, सो ये तीन केस हैं जिन केस से हमें ये पता चलता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स के नेचर को कौन कौन से फैक्टर आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वन इज द एनर्जी एंड अनदर वन इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है, एक हमारा क्या है, एनर्जी है, और दूसरा हमारा क्या है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है, एंड दिस रैंडमनेस और ये जो रैंडमनेस है, क्लियर, मेजर ऑफ रैंडमनेस और मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। कितनी रैंडमनेस है या कितनी डिसऑर्डरनेस है, ये जब हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो वो जो कैलकुलेटिव वैल्यू है, जो मेजरमेंट वाली जो वैल्यू है, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी क्या है हमारी, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। क्लियर, ये क्या है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ये जो रैंडमनेस है, ठीक है, इस रैंडमनेस का जो मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरिंग वैल्यू जो है इस रैंडमनेस की, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। क्लियर, अब इस एंट्रोपी के कुछ कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स क्या क्या है बेटा, कि ये जो एंट्रोपी है, सबसे पहले तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट एस। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट होती है, अल्फाबेट एस से। सेकंड थिंग, ये जो एंट्रोपी है, इट इज एन स्टेट फंक्शन।
जैसे हमारी एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वैसे ही एंट्रोपी भी हमारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन आपको याद है बेटा, तो स्टेट फंक्शन क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि इनिशियल से फाइनल आने पे कौन सा पाथ लिया गया, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। तो एंट्रोपी भी हमारी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, जस्ट लाइक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो एंट्रोपी है हमारी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी भी हमारी क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ये एक स्टेट फंक्शन है और ये हमारी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जैसे हमने एनर्जी के केस में कहा था कि एनर्जी को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट किया जाता है। यानी यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एस कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस। ठीक है, और डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दैट इज एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज भी हमारा क्या है, सेम एनर्जी चेंज की तरह है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज एंट्रोपी चेंज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी चेंज कहते हैं। और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, जैसे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारी आई थी, इनकी बात करें तो यहाँ पे जो डेल्टा एस आता है, डेल्टा एस यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिवर्सिबल। ठीक है, डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, जहां पे टी क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, वो प्रोसेस हमारी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो एंट्रोपी क्या है, ये मेजर है रैंडमनेस का, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ये स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करते हैं, जो कि आता है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस हमारा क्या आता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इतना क्लियर हो बेटा, ठीक है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके अंदर हमारी तीन एंट्रोपीज आएगी बेटा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तीन एंट्रोपी आएगी। तो पहले हम क्या देखेंगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस एफ यू एस। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या है बेटा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब 1 मोल ऑफ सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उस समय जो एंट्रोपी का चेंज होता है, दैट एंट्रोपी चेंज इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आपका एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहेंगे, विच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन Tm, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा एस फ्यूजन यानी कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एनर्जी ऑफ फ्यूजन अपॉन टी। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ये चीज इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग जो यहाँ पे आएगी बेटा, वो क्या आएगी आपकी, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है, अब एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है,
एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जब 1 मोल ऑफ लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस समय जो एंट्रोपी चेंज होता है, दैट एंट्रोपी चेंज इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, which is equals to delta H vaporization upon TB, that is boiling temperature। और इसको इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं, S of gas minus S of liquid, ठीक है, S of gas minus S of liquid, ये आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। थर्ड यहां पे आएगा बेटा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन आपका क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब 1 मोल ऑफ सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस समय जो एंट्रोपी चेंज होता है, दैट एंट्रोपी चेंज इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, S of gas minus S of solid, यानी एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो 3 एंट्रोपी होती है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जब आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैसियस फॉर्म में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन जब आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये चीज हमें कहाँ हेल्पफुल होती है बेटा, न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो आज तो हम इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एंट्रोपी से रिलेटेड सारे के सारे क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो पहले ये थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये सेट नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट हमारा बनता है वो क्या बनता है, जैसे हमने कहा था कि एनर्जी का जो फैक्टर है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स को इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर हैं, एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी, यानी सॉरी एनर्जी और रैंडमनेस, ठीक है। और रैंडमनेस को कौन मेजर करता है, हमारा एंट्रोपी, यानी बेसिकली ड्राइविंग फोर्स को 2 चीज इफेक्ट करती है, एनर्जी और एंट्रोपी। तो एनर्जी के केस में तो हमने कहा था डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन मेरी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी, तो रिएक्शन मेरी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स क्या है, हमारा एंट्रोपी है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी, तो रिएक्शन मेरी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू मेरी क्या आती है, 0, तो मतलब रिएक्शन क्या है मेरी, रिवर्स, ठीक है। तो डेल्टा एच के केस में नेगेटिव स्पॉन्टेनियस था, डेल्टा एस के केस में क्या होगा मेरा, पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस होगा। जो एनर्जी है उसका जस्ट अपोजिट क्या है हमारा, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, यानी कि एंट्रोपी। सो आई होप आपको एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, डाउट क्लियर करिएगा अपना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उनको समझना आपके लिए इजी हो जाए। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो जो क्वेश्चंस हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.